सुहाग रात के वक्त ही मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और देवर के कमरे में भेज दिया। मगर उस वक्त जान निकल गई जब देवर ने मेरे साथ। मैं बहुत गरीब परिवार से थी। मेरी माँ ने रिश्ता अच्छा समझकर मेरी शादी एक अमीर परिवार में कर दी। लेकिन शादी की पहली रात जैसे ही मेरा पति कमरे में आया, उसने मुझे घसीटकर कमरे से बाहर निकाल दिया और देवर के कमरे में भेज दिया। और मेरे देवर ने पूरी रात। मेरा नाम अवनी है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 6 महीने पहले मेरी इंगेजमेंट हो गई थी और मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो रही थी। उस लड़के का नाम मयंक था। मैं अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हर लड़की को अपनी शादी की बहुत खुशी होती है। वो अपनी शादी के सुहाने सपने सजाने लगती है। यही सारी फीलिंग्स मेरे दिल में भी जाग रही थी और मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। इतनी ज़्यादा खुश थी कि अपनी शादी की खूब सारी शॉपिंग में लगी हुई थी। मेरी मम्मी मेरी शादी धूमधाम से कराना चाहती थी और मेरी पूरी फैमिली भी मेरी शादी से बहुत खुश थी। मुझे पार्लर से तैयार होना था, इसलिए मेरी शादी के कपड़े ससुराल से पहले ही आ गए थे। बेड पर मेरी शादी का रेड कलर का लहंगा रखा हुआ था। मैंने अपनी मम्मी से खुश होते हुए कहा था, यह लहंगा कौन लाया है? यह लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा है। वह रेड कलर का लहंगा था। मेरी माँ ने कहा कि बेटी, यह तुम्हारी ससुराल से आया है। माँ ने बताया तो मेरी आंखें खुशी से नाचने लगी थी। इतने प्यारे कपड़े और इतनी प्यारी चूड़ियाँ देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन चूड़ियाँ मुझे कुछ पसंद नहीं है। चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरी माँ कहने लगी, बेटा भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें इतनी अच्छी ससुराल मिली है और तुम्हारे ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। भगवान की कृपा है कि सारे रिश्तेदारों ने मिलकर तुम्हारी शादी के सारे इंतजाम करवा दिए हैं, वरना मैं तो इतनी ज़्यादा गरीब हूँ कि तुम्हारे लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाई थी। मेरी माँ बड़ी हैरानी से यह बात कह रही थी। मेरी माँ ने मेरी शादी का सामान और मेरी शादी के कपड़े सभी बहुत मेहनत से इकट्ठा किए थे, वरना तो हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। मेरी शादी अच्छे परिवार में हो रही थी, इसलिए मेरी माँ ने जैसे तैसे मेरी शादी अच्छे से करने की कोशिश की। मैं भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि मेरी शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे और शादी भी एक अच्छे परिवार में हो रही थी। मैं अपनी शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं पार्लर में तैयार हुई थी और इसलिए मैंने पैसे भी इकट्ठे किए हुए थे, क्योंकि यह मेरी एक चाहत थी और यह तो हर लड़की की चाहत होती है कि वह अपनी शादी पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। फिलहाल मेरी शादी होने का वक्त भी आ गया था और मैं पार्लर से तैयार होकर शादी हॉल में पहुंच चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरे पति, मेरी सास और मेरा देवर। मेरे ससुर की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी और मेरे अपने परिवार में भी मेरे पापा की मौत हो गई थी। जब मैं 10 साल की थी तब हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी मम्मी की दोस्त की ननद ने हमारा यह रिश्ता करवाया था। उन्होंने मुझे मेरे कज़न के बर्थडे पार्टी में देखा था। वहाँ पर वह मुझे देखने के अगले दिन ही अपने भांजे के लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। सारे लोग ही मेरी ससुराल की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और सबसे ज़्यादा तारीफ़ तो मेरे पति की होती थी। लोग कहते थे कि तुम्हारा होने वाला पति बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम हमेशा उसके घर में रानी बनकर रहोगी। वैसे मैं अपने ससुराल के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश होती थी, क्योंकि मैं इस गरीबी भरी ज़िंदगी से बोर हो रही थी। आखिर इस गरीबी भरी ज़िंदगी में रखा ही क्या था? रिश्तेदार भी तो तब तक के ही होते हैं जब तक हमारे पास पैसा होता है। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरे पापा की मौत हो गई थी। उस टाइम मैं छोटी थी। मेरी माँ ने मुझे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके पढ़ाया लिखाया था। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थे। मेरे पैदा हो जाने के बाद मेरी माँ की कोई औलाद ही नहीं हुई थी और फिर उसके बाद मेरे पापा भी इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे पापा के मरने के बाद मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं की थी, क्योंकि उनको हमेशा मेरी परवरिश की फ़िक्र लगी रहती थी। मेरी माँ का कहना था कि मैं अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी कर दूँगी, इसलिए मेरे जवान होते ही मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मेरे पापा के मरने के बाद मेरी माँ के मायके वालों और उनके ससुराल वालों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। मेरी माँ ने जो किया था वह खुद अपनी मेहनत की कमाई से किया था। यहाँ तक कि किसी ने मुसीबत के टाइम पर भी कोई मदद भी नहीं की थी। तभी तो मेरी माँ चाहती थी कि वह जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि कभी जिंदगी उन्हें भी धोखा दे जाए और उनकी बेटी इस दुनिया में लावारिस रह जाए। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी
उन्होंने मेरी खुशी के खातिर बहुत कुछ किया है। इस तरफ से ना उम्मीद होकर इन दोनों माँ बेटी हमेशा एक दूसरे का सहारा बने थे। मैंने सिर्फ 12वीं क्लास तक की शिक्षा हासिल की थी, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अगर मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट होता तो मेरी माँ और भी ज़्यादा मेहनत करके मुझे और पढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने ही अपनी माँ के आगे पढ़ाने के लिए मना कर दिया था। और फिर मेरी माँ की तबीयत कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती थी। 12वीं करने के बाद घर चलाने के लिए माँ की हेल्प करने लगी थी। मुझे सिलाई बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे और इसी तरह मैं भी पैसे कमाने लगी थी। मैं कपड़े सिलने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, इसलिए कम टाइम में ही बहुत जल्दी मेरे पास ज़्यादा कपड़े सिलाई के लिए आने लगे थे और इसी तरह से मेरी गुजर बसर अच्छे तरीके से होने लगी थी। अब मैं 25 साल की हो गई थी और मेरी माँ जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को विदा कर देना चाहती थी। रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता और अच्छा परिवार ढूंढ रही थी। मेरी माँ का कहना था कि वह मेरी शादी किसी अमीर और पढ़े लिखे परिवार में कराना चाहती हैं और मेरी शादी अब अच्छे परिवार में हो रही थी। यह सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं और कोशिशों का ही नतीजा था। और फिर बैठे बिठाए ही हमें अच्छा रिश्ता मिल गया था और लड़के वाले मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर गए थे। हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मेरी माँ को मेरे दहेज की भी ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी मेरी माँ के पास जो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ सामान रखा था वही मुझे दे दिया था। इस बात पर हम लोग सबसे ज़्यादा बेफिक्र और खुश थे। दिन जल्दी जल्दी गुजर गए थे और शादी का दिन भी करीब आ गया था, जबकि हमारे रिश्तेदार तो कभी हमारे बुरे दिन में, क्या हमारे अच्छे दिनों में हमारा हौसला तक नहीं बढ़ाने आए थे। इसलिए मेरी माँ ने किसी रिश्तेदार को मेरी शादी पर नहीं बुलाया था और सिर्फ आसपास के लोगों को ही मेरी शादी पर बुला लिया था। मेरी माँ से जितनी कोशिश हो सकी मेरी शादी को अच्छा और धूमधाम से करने की कोशिश की थी। वो लोग टाइम से बारात लेकर शादी हॉल पहुँच गए थे और फिर सबके आशीर्वाद से मेरी शादी भी हो गई थी। मैंने अपने होने वाले पति को सिर्फ एक बार फोटो में ही देखा था। वह बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। मैं भी बहुत खूबसूरत थी और मुझे पता था कि मेरा पति भी मुझे पहली नज़र में ही देखते ही पसंद कर लेगा। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद सारे मेहमानों ने खाना खा लिया और फिर उसके बाद विदाई की रस्म की गई। मैं रोते हुए अपनी माँ से मिल खुश रहने की बहुत सारे आशीर्वाद लेकर अपने ससुराल वालों के साथ अपनी ससुराल विदा होकर आ गई थी। घर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे मेरी सास के कमरे में बैठा दिया गया। फिर 2-3 रस्में की गई। कुछ रस्में के बारे में तो मैं जानती भी नहीं हूँ और कुछ के बारे में जानती हूँ। मैं काफ़ी थक गई थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी सब लोगों के बीच बैठी हुई थी और सारी रस्मों को भी अच्छे तरीके से निभा रही थी, क्योंकि मैं पहले दिन की ही दुल्हन थी और पहले ही दिन मैं अपनी ससुराल वालों के खिलाफ जाकर उन सब का दिल उदास नहीं करना चाहती थी। इसलिए चुपचाप बैठी सारी रस्मों को अच्छी तरह से निभा रही थी। जैसे जैसे वह लोग कह रहे थे वैसा ही कर रही थी। इसके बाद मेरी सास मुझे कमरे में लेकर चली गई थी, जो कि मेरे पति का था और अब मुझे भी इस कमरे में ही रहना था। कमरे में चारों तरफ फूलों की सेज लगी हुई थी। डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी। मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी सास ने मुझे बेड पर बैठने के लिए बोल दिया था और मेरे लहंगे को चारों तरफ से फैला दिया गया था। मैं बिल्कुल एक हीरोइन की जैसी लग रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट जाग रही थी। मैं अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार धीरे धीरे लंबा होता चला जा रहा था, क्योंकि मुझे बेड पर बैठे 1 घंटा हो गया था और मेरा पति था कि कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे एक बात पर बड़ी हैरत हो रही थी कि जब से मेरी शादी हुई थी मैंने अपने पति को थोड़ा सा भी बोलते हुए या मुझसे बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैंने अपने पति की आवाज़ तक भी नहीं सुनी थी। इस तरह ही बैठे बैठे लगभग मुझे 2-3 घंटे गुजर गए थे और मेरी आंखें लग गई थी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अचानक से जब मेरी आंख खुली तब मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था और मैं आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी थी। ना जाने कितनी देर हो गई थी कि अचानक दरवाजे पर आहट की आवाज़ से मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैंने चारों तरफ देखा तो कमरे में मुझे कोई नज़र नहीं आया, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि खुले हुए दरवाजे से मेरा पति अंदर आ रहा था। लेकिन हैरत की एक वजह यह थी कि कमरे के अंदर मेरे पति के साथ साथ एक लड़की भी आई थी, जो बिल्कुल पागल सी लग रही थी और उसकी हरकतें भी बिल्कुल पागलों वाली ही थी। उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे
उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और वह बार बार सर को बुरी तरह से खुजला रही थी और अजनबियों की तरह पूरे कमरे को ऐसे देख रही थी जैसे वह कमरे में पहली बार आई हो और उसने कमरे की हर चीज को ही पहली बार देखा हो। मैं हैरत से पहले उसे और फिर अपने पति को देखा जिसने उस पागल औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं बड़ी परेशान और हैरान अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी और उन दोनों के करीब चली गई थी। वह पागल औरत तेजी से मेरे पति के पीछे छुपने लगी जैसे वह मुझसे डर रही थी। मैंने अपने पति मयंक से पूछा, यह कौन है और आपके साथ हमारे कमरे में क्या कर रही है? तो पहले मयंक ने उस पागल लड़की को अपने करीब खींच लिया और अपने बराबर में खड़ा कर लिया और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, यह मेरी पत्नी है और चलो इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो। अपने पति की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि आज ही तो मेरी शादी हुई थी और वह आज ही एक पागल सी औरत को हमारे कमरे में लाकर मुझसे कह रहा था कि यह मेरी पत्नी है और इसे अपनी तरह तैयार कर दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने अपने पति से कहा, यह आप क्या कर रहे हो? ये आपकी पत्नी कैसे हो सकती है और मैं इसे कैसे अपनी जगह तैयार करके बैठा दूँ? आपकी पत्नी तो मैं हूँ, जबकि आज ही हम दोनों की शादी हुई है। हम दोनों ने एक साथ फेरे लिए हैं और आपने ही तो मेरी मांग में सिंदूर भरा है। मैं बुरी तरह से सदमे में चली गई थी और अपने पति से रो रो कर यह बात कह रही थी। मेरे पति ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैंने कहा ना, यह मेरी पत्नी है और तुम इसको अपनी जगह तैयार कर दो और उसके बाद तुम हमारे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर अभी घर से निकाल दूंगा। अपने पति की बात सुनकर मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि शादी की पहली रात ही मुझे अपने पति से ऐसे शब्द सुनने पड़ जाएंगे। यह औरत कौन थी मैं नहीं जानती थी। मैंने कभी दुल्हन के साथ ऐसा सलूक होता नहीं देखा था, बल्कि पति तो अपनी नई पत्नी से मिलने की और प्यार भरी बातें करने की चाह में बहुत एक्साइटेड होता है, जबकि मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी शादी की पहली रात ही मेरा पति एक पागल औरत को मेरे सामने लाकर सजाने के साथ साथ मुझे कमरे से निकल जाने को भी कह देगा और साथ में धमकी भी दे रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा और अगर वह मुझे घर से निकाल देता तो ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती बल्कि मेरी माँ भी जीते जी मर जाती, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत लगन और कोशिशों के बाद मेरी शादी करवाई थी ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाए और अपने जीते जी ही अपनी बेटी की शादी देख सके और अपनी बेटी को उसकी ससुराल में खुश देख सके। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ, जिसने पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गम सहे हैं, वह मेरा भी गम बर्दाश्त करे। मैंने रोते हुए सर हिला दिया और फिर उस पागल औरत को तैयार करने के लिए राजी हो गई थी। मैं दिल ही दिल में परेशान होती रही और रो भी रही थी और उस पागल लड़की को अपना वही लाल लहंगा पहना दी जो मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे शादी पर मिला था। लेकिन अब उस पागल औरत का भाग्य बन चुका था। वह मेरी जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, मगर उसकी किस्मत मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उसे अपना लहंगा पहनाने के बाद मैंने उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मेरा पति बेड पर बैठा हुआ हमारी ही तरफ देख रहा था, जिस पर मैंने उस पागल औरत को ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बैठा दिया और फिर उसका मेकअप करने लगी और उसके बाद उसका हेयर स्टाइल भी कर दिया। वह सारी ज्वेलरी उसको पहना दी जो कुछ देर पहले मैंने पहनी हुई थी। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। डर और परेशानी के साथ साथ मुझे उलझन भी बहुत सता रही थी। ना जाने मुझे वह पागल सी लड़की किसी दुश्मन की तरह दिखाई दे रही थी। जो लड़की कुछ देर पहले पागल और बदसूरत सी दिखाई दे रही थी, उसे तैयार करने के बाद जब मैंने उसे गौर से देखा तो वह काफ़ी प्यारी और खूबसूरत नजर आ रही थी। उसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरा पति किसी और अनजान और पागल औरत को मेरी जगह दे रहा है, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। वह पागल औरत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अपना लहंगा और ज्वेलरी को देखकर किसी दीवानों की तरह रिएक्ट कर रही थी और खुद को शीशे में देखकर खुश हो रही थी और तालियां बजा रही थी। मतलब उसे भी यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि वह तैयार है और खूबसूरत लग रही है। मैं तैयार करके उसे गौर से देखने के बाद अपने पति की तरफ देखी तो वह सर हिलाकर बेड से उठकर उसके करीब आए और उसको गौर से देखने लगे। उसके बाद मेरी तरफ देखकर मुझे वहाँ से निकल जाने को इशारा करने लगा। मैं उस पागल लड़की का दुपट्टा सर से ओढ़ती हुई बाहर आ गई थी। मैंने अपना मेकअप भी उतार दिया था और मेरा चेहरा साफ हो गया था और शरीर पर उस पागल लड़की के फटे पुराने कपड़े थे। अगर कोई भी मुझे देखता तो यकीन नहीं करता कि कुछ देर पहले जो दुल्हन इस घर में आई थी वह मैं ही थी।
इस वक्त तो मैं ही पागल लग रही थी कि घर में मेरे लिए भी अनजान था। मैं यहाँ पहली बार आई थी, तभी मैं कमरे से निकलकर दरवाजे के बाहर ही बैठ गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं रात के इस वक्त कहाँ जाऊँ। और अगर किसी के कमरे में जाती तो वह मुझसे पूछते कि मैं इस हाल में अपने कमरे से बाहर क्या कर रही हूँ। डिवोर्स के डर ने मुझे रोक रखा था, तभी मैं चुपचाप अपने पति के कमरे के बाहर आकर बैठ गई थी और मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मुझे परेशानी की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। यही वजह थी कि मैं अब तक जाग रही थी। अभी मैं वही बैठी हुई थी जब अचानक मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं चौंक कर उस तरफ देखने लगी। तो सामने से ही मेरा देवर आ रहा था। उसने मुझे दरवाजे के बाहर बैठा हुआ देखा तो वह चौंक गया और फिर कुछ ही देर बाद वह मुझसे बिना कुछ कहे बगैर ही मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। मेरा चेहरा छुपा होने की वजह से वह मुझे देख नहीं पाया था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए तो वह मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले जाने लगा, जिस पर मैं चुपचाप उसके साथ चलने लगी, क्योंकि अगर मैं मुंह खोलती तो इसमें मेरी ही बेइज्जती होती। कि शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। यह शायद मुझे ही वह पागल औरत समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि वह उनकी कुछ न कुछ तो लगती थी, मगर क्या लगती थी, यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरा देवर मुझे एक कमरे में लेकर पहुंचा। वहाँ अंधेरा छाया हुआ था, शायद यह घर का ही स्टोर रूम था। उसने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। मैं अब तक तो रिलैक्स थी, लेकिन मेरी रूह कांप गई जब उसने मुझे रस्सी से बांधने के बाद अचानक से मेरे सामने बासी रोटी और ठंडी सब्जी रखी थी, जिसके साथ कुछ दवाइयाँ भी रखी हुई थी। मतलब वह यह खाना खिलाने के बाद मुझे दवाइयाँ भी खिलाने वाला था, जो शायद उस पागल औरत की थी। और मैं यह दवाइयाँ हरगिज नहीं खा सकती थी, क्योंकि मैं पागल नहीं थी। मेरा एक पैर रस्सी से बंधा हुआ था, जबकि दोनों हाथ खुले हुए थे। उसने कहा कि खाना खाओ, मगर मैंने अपना सर तेजी से ना में हिला दिया कि मुझे नहीं खाना। जैसे ही मैंने ना में सर हिलाया तो मेरे सर से दुपट्टा उतर गया, जिसकी वजह से मेरा चेहरा उसके सामने आ गया। मेरे देवर ने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा तो वह बुरी तरह से हैरान हो गया था और वह आंखें फाड़ कर मुझे देख रहा था और यकीन करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने कड़क आवाज़ में बहुत हैरानी से मुझसे पूछा, जैसे उसे अभी अभी यकीन आया हो कि मैं वह पागल औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ जो आज ही उसकी भाभी बनी हूँ। उसके सवाल पर मैं रोने लगी थी। उसने आगे बढ़कर मेरी रस्सियाँ खोल दी और मुझे आज़ाद कर दिया, जिस पर मैंने दुपट्टे को ठीक से ओढ़ लिया। मुझे तो बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने देवर के पूछने पर मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी, जिस पर मेरा देवर सर पकड़कर बैठ गया था और कहने लगा, आपको अपना कमरा छोड़कर नहीं आना चाहिए था और आप डरकर न सिर्फ अपना कमरा छोड़कर आ गई हो, बल्कि भैया की बात मानकर उस पागल को भी अपनी जगह दुल्हन बनाकर आ गई हो और खुद यह फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम्हारे भैया ने मुझे तलाक की और घर से निकलने की धमकी दी थी। मेरी माँ तलाक का सुनकर जीते जी मर जाती। यही वजह है जो मैंने तुम्हारे भैया की हर बात मानी है। उसने मेरी बात सुनकर मुझे तसल्ली दी और गहरी सांस भरी और फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गया। मैं डरती हुई अपने देवर के पीछे कमरे से बाहर निकली और फिर उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम से दूर एक कमरे में चली गई। तो सामने ही बेड पर मुझे मेरी सास लेटी हुई नजर आई थी। उसके बाद मेरे देवर ने उनको नींद से जगाया। वह बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी और फिर मुझे फटे पुराने कपड़े में देखकर दंग रह गई थी। उनकी हैरानी पर मैंने तो नहीं, मगर मेरे देवर ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिस पर मेरी सास गहरी सांस भरकर रह गई थी। मुझे लग रहा था कि कुछ तो ज़रूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा था। तभी मैंने पूछ लिया कि वह औरत कौन है जिसे मेरा पति अपने कमरे में ले गया है और उसकी वजह से मुझे अपने कमरे से बाहर भी निकाल दिया है। मेरी सास ने मेरे देवर को कमरे से बाहर निकल जाने का इशारा किया। वह बाहर चला गया तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बैठाया और बताने लगी कि वह उनके पड़ोस में रहने वाली सहेली की बेटी है। उसके मम्मी पापा उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वह अकेले ही अपने घर में रह रही थी और मेरी सास भी उसका बहुत ख्याल रखती थी और इसी वजह से उसका मेरी सास के घर में आना जाना भी काफ़ी हो गया था। और मेरी सास ने उसकी परवरिश भी अपने बच्चों की तरह ही की थी। मेरी सास ने कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी
और उन्होंने उसकी हमेशा ख्याल रखा। वक्त गुजरता रहा और वह भी उनके बच्चों के साथ बड़ी होती रही। दोनों भाइयों में मयंक ही सबसे ज़्यादा करीब और फेवरेट था और मयंक उसका बेस्ट फ्रेंड भी बन गया था। उसकी उम्र में 7 साल का अंतर था। पढ़ाई पूरी होने के बाद मयंक जॉब करने लगा। जब मेरी सास ने कहा कि वह उसकी शादी अपनी बेटी की तरह कर देगी, तो उसने अपनी शादी करने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि वह किसी लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। मेरी सास ने बताया कि मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि वह भी उसकी खुशी को ही अहमियत देती थी। उन्होंने बताया कि इस पागल लड़की का नाम अभिलाषा है। उन्हें नहीं पता था कि अभिलाषा का अफेयर किस तरह से चला और किस तरह से वह उस लड़के से मिली, किस तरह से उस लड़के के साथ जान पहचान हुई थी जिसे वह प्यार करने लगी थी। मेरी सास को लगा कि शायद अभिलाषा किसी ऐसे लड़के की बात कर रही है जो शायद उसके कॉलेज में पढ़ता होगा। इसी तरह से दोनों की जान पहचान हुई होगी। लड़का स्मार्ट और अच्छा था, इसलिए मेरी सास ने अभिलाषा की मर्जी से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन जब यह बात मयंक को पता चला तो उसने बहुत हंगामा किया था कि वह अभिलाषा को पसंद करता है और अभिलाषा से ही शादी करना चाहता है। बस इस बात की जिद उसने पकड़ रखी थी और वह शादी करेगा तो अभिलाषा के साथ ही करेगा। मेरी सास को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह तो खुश हो गई थी कि उनका बेटा उस लड़की को पसंद करता है जिसको वह इतने सालों से जानती हैं और जिसकी परवरिश उन्होंने खुद की है। और इस बात से तो डबल खुश थी कि अभिलाषा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और फिर जब अभिलाषा को यह पता चलती कि मयंक अभिलाषा से बहुत प्यार करता है, तो शायद अभिलाषा यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनकी फैमिली से नफरत करने लगती। इसलिए उन्होंने अभिलाषा को इस बारे में कुछ नहीं बताया और मयंक को यह कहकर खामोश करवा दिया कि अभिलाषा शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है और ना ही वह मयंक से शादी करना चाहती है। यह सुनकर मयंक भी खामोश हो गया और बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया था और अभिलाषा की शादी में भी शामिल नहीं हुआ। अभिलाषा की शादी जल्दी ही उस लड़के के साथ करवा दी गई थी, क्योंकि लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। अभिलाषा को विदा करने के बाद मयंक की माँ बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गई थी। लेकिन अभिलाषा की शादी को 4 महीने ही गुजरे थे कि अभिलाषा वापस आ गई। वह अपनी ससुराल में रह रहकर पागल सी हो गई थी और उसका पति उसे डिवोर्स देकर कहीं फरार हो गया था। उसकी और अभिलाषा की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और अभिलाषा के सोने के जेवर और कुछ पैसे और सारा कीमती सामान लेकर उसके पति ने उसे तलाक दे दी और वह फरार हो गया था। लेकिन वह कहाँ गया था, यह बात कभी किसी को पता नहीं चल सकी थी। मतलब कि उसने अभिलाषा के साथ फ्रॉड मैरिज की थी और मासूम सी अभिलाषा उसकी बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी। अभिलाषा प्रेग्नेंट थी और यह खबर उसके लिए किसी बड़े शॉक से कम नहीं थी। उसके दिमाग को सदमा लग गया था और वह पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। और वह पूरी तरह से पागल तब हुई जब उसने अपना बच्चा खो दिया। उसका मिसकैरेज हो गया। वह वॉशरूम में पैर फिसलने के कारण गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था और वह दिमागी तौर पर पूरी तरह से पागल हो गई थी। मयंक को जब इस बारे में पता चला तो वह वापस आ गया और अभिलाषा को संभालने लगा और उसका इलाज करवाने लगा। मगर डॉक्टर का कहना था कि यह अब ठीक नहीं हो सकती है। इसको दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, जिसकी वजह से वह अपने होशो हवास में नहीं है। अगर उसके साथ फिर से वही सब दोहराया गया तो शायद वह ठीक हो जाए और उसको सब कुछ याद आ जाए, या फिर उसकी शादी कर दी जाए। शादी होगी, पति होगा और बच्चे होंगे तो वह ठीक हो जाएगी। मयंक ने यह बात सुनते ही और ज़्यादा हंगामा मचा दिया कि अब वह अभिलाषा से शादी करेगा, चाहे वह पागल ही क्यों न है। मेरी सास ने बड़ी मुश्किल से अपनी कसम देकर अपने बेटे को रोक लिया था कि वह अभी उससे शादी ना करे, वह पहले उसका इलाज करवा ले। इलाज करवाते करवाते 1 साल गुजर गया है, लेकिन अभी तक अभिलाषा ठीक नहीं हुई है। तो क्या वह शादी के बाद ठीक हो जाएगी? और अब तो वह पहले की तरह ना ढंग से खाती है, ना पीती है, ना हिसाब से कपड़े पहनती है, बल्कि किसी को खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती है। इसलिए उसे रस्सियों से बांध कर रखा जाता है, क्योंकि कई बार वह दूसरे को नुकसान पहुंचाने और घर से भागने की कोशिश भी कर चुकी है। इसलिए घर वालों ने समझा बुझाकर मयंक की शादी मेरे साथ करवा दी। मयंक की शादी हो जाने के बाद शायद इसके दिल से इस पागल लड़की अभिलाषा का ख्याल निकल जाता,
मेरी सास मतलब मयंक की माँ अपनी ज़िंदगी में मयंक को हंसता हुआ और उसका घर बसा हुआ देखना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से अभिलाषा की तबीयत खराब रहने लगी थी और मयंक अपनी शादी के झंझटों में उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया था। और मेरे पति का मेरे साथ ऐसे बिहेवियर की वजह भी अभिलाषा ही थी। वह अभिलाषा को दुल्हन बनाकर उसे एक बार फिर से पिछली ज़िंदगी याद दिलाना चाहता था। यह सब अपनी सास के मुंह से सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा था कि मेरा पति पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता था और मेरे साथ धोखा हुआ है, जिस पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि मैं उसकी पत्नी बनने के बावजूद भी उसकी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में तो पहले से ही कोई और लड़की मौजूद थी जिसको ठीक करना है और उसे पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। शायद मेरे साथ उसकी शादी इसलिए करवाई गई थी क्योंकि मैं गरीब थी और अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरी सास मुझे लेकर मेरे पति के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तो मेरी सास ने दरवाज़ा खटखटाया तो अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया था। दरवाज़ा खुलते ही जब कमरे के अंदर देखा तो अभिलाषा सजी सवरी दुल्हन की तरह तैयार हुई ज़मीन पर लेटी सो रही थी, जबकि मयंक की आंखों से लग रहा था कि वह रो रहा था। मुझे उस पर और अभिलाषा पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, मगर मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती थी। मयंक एकदम ही अपने माँ के गले लगकर रोने लगा। इस पर मेरी सास अपने बेटे को तसल्ली देने लगी और उसे मेरे साथ की गई गलती का एहसास भी दिलाने लगी। इस पर मयंक ने मुझे शर्मिंदा होते हुए देखा और फिर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी सास ने सोई हुई अभिलाषा को उठाया और फिर बहला फुसला कर उसे अपने साथ ले गई। उसके जाने के बाद मयंक ने मुझसे माफ़ी मांगी और अपने बिहेवियर की वजह बताने लगा, जो मैं पहले ही अपनी सास से सुन चुकी थी कि वह शादी नहीं करना चाहता था ताकि वह अभिलाषा को संभाल सके और उसे ठीक कर सके। उसके बाद जब वह ठीक हो जाए तो अभिलाषा से शादी कर ले, लेकिन घरवालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी थी। मैंने मयंक को तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ, जिस पर वह काफ़ी देर तक अपना गम मुझसे बात करता रहा। मुझे यकीन था कि मैं जल्दी ही उसके दिल में अपनी जगह बना लूँगी। वैसे भी जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था और ना ही मैं यह सब अपनी माँ को या किसी और को इस बारे में बताने वाली थी। अभिलाषा एक मासूम सी पागल औरत थी जिससे मुझे कोई खतरा नहीं था। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए थे। मैं अभिलाषा का सगी बहन की तरह ख्याल रख रही थी। उसका खाना पीना, उसके कपड़े सब मैं ही देखने लगी थी और कोशिश करती कि उसके साथ अपना बिहेवियर दोस्त की तरह रखूं। यह सब देखकर घर के बाकी लोगों के साथ मयंक भी खुश रहने लगा था और मयंक के दिल में मेरे लिए जगह भी बनने लगी थी, जिसका इजहार वह मुझे अपने प्यार भरी बातों और मेरे ख्याल रखने से करता रहता था। लेकिन अभिलाषा अभी तक ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी दवाइयाँ भी चेंज करके देखा था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा था। अब तो घर के बाकी लोग भी उसकी हालत को देखकर अफ़सोस में पड़ जाते थे, लेकिन मयंक चाहता था कि वह ठीक हो जाए, इसलिए मैं दिलो-जान से उसका ख़्याल रख रही थी। बिना किसी जलन और बिना किसी गुस्से से उसका चेकअप करवाने के लिए मैं और मयंक हॉस्पिटल लेकर उसे जाते थे। अभिलाषा, जो पहले उटपटांग हरकतें करती थी, अब हमेशा खामोश ही रहने लगी थी और वह अपने कमरे में बेड पर ही लेटी रहती थी और उठकर बैठती भी नहीं थी। डॉक्टर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वह कमज़ोर तो पहले से ही थी, लेकिन अब बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी, जिस पर मैंने राय दी कि पूरी तरह से इसका चेकअप करवाया जाए। डॉक्टर ने बताया कि वह सिर्फ कुछ ही दिनों तक ही जिंदा रह सकेगी, जिस पर हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमें दुख होने लगा था। हम अभिलाषा का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। वह मुझे बहनों की तरह प्यारी हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो जाए, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है। मेरी शादी को 1 साल हो चुके थे। उसके बाद अभिलाषा की मौत हो गई और वह हम सबको दुखी छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी मौत का हम यकीन नहीं कर पाते थे। ऐसा लगता था कि अभी भी वह इस घर में जिंदा है और कहीं से भी आ जाएगी, लेकिन हकीकत यही है कि वह हम सबको छोड़कर जा चुकी है और हर फिक्र से आज़ाद होकर मर चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे मरने वालों पर सब्र आ ही जाता है। हमें भी धीरे धीरे अभिलाषा की मौत पर सब्र आ गया था, लेकिन मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है जिसने अभिलाषा को धोखा दिया था।
और जिसकी मोहब्बत और धोखे की वजह से अभिलाषा पागल हो गई थी। वह इंसान इस दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा वह कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि अभिलाषा की ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ वही था जिसने उसको धोखा दिया था। ऐसे लोग जो दूसरे को धोखा दें वह कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। उनको भी इस दुनिया में जीते जी किसी न किसी से धोखा ज़रूर मिलता है। अगर वह इंसान अभिलाषा की और उसकी मोहब्बत की कदर कर लेता, पैसे और जेवर का लालच ना करता, तो आज अभिलाषा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन वह नहीं होता जो इंसान सोचता है, बल्कि वही होता है जो भाग्य में लिख दिया गया है। और अभिलाषा के साथ भी वही हुआ था जो उसके भाग्य में लिख दिया गया था, जिसका दुख सारी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगा। अब अभिलाषा तो इस दुनिया से जा चुकी थी और मयंक की ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही बची थी। धीरे धीरे मयंक के दिल से अभिलाषा की मोहब्बत तो निकल गई थी, लेकिन आज भी वह उसको याद करते हैं, क्योंकि वह उनकी पहली मोहब्बत थी और उन्होंने उससे शादी करने के लिए जान से कोशिश भी कर ली थी, लेकिन फिर भी वह उनकी किस्मत में नहीं थी। मयंक ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जिसकी जोड़ी जिसके साथ बना दी गई है वह उसको ही मिलकर रहेगा। शायद अभिलाषा और मयंक का मेल नहीं था। अभिलाषा के मरने के 6 महीने बाद ही मयंक ने मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी और उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बना लिया था। और कुछ महीनों बाद ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। 9 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मयंक ने हमारी बेटी का नाम भी अभिलाषा ही रखा था। उसे देखकर मेरे पति दिन रात खुश होते रहते हैं और मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। लेकिन आज भी हमें अभिलाषा बहुत याद आती है।